Sit. Okay, so we are live now. हाँ जी बच्चे, लेट अस स्टार्ट. यस बच्चे, कल हम लोगों ने बच्चे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है. एंड उसमें इंटेंसिटी वर्सेस फेज डिफरेंस वो भी ग्राफ भी हमने कर लिया बच्चे, ठीक है. मतलब कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुका है अभी, ठीक है. वेदर यू टॉक अबाउट इंटेंसिटी और द पैटर्न ऑफ द फ्रिंजेस, ठीक है, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, राइट. और हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स है बच्चे वो भी आपको कराया मैंने, ठीक है. आज ये कल मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा जिसके अंदर हाइगन्स प्रिंसिपल और वेव इंटरफेरेंस थ्योरी पे न्यूमेरिकल्स होंगे, तो वो आपने बच्चे सॉल्व करना है, ठीक है. कल की डेट में सॉल्व कर लेना, मंडे हम उसका डाउट सेशन कंडक्ट कर लेंगे. ओके, तो आज बच्चे हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं विच इज बेस्ड ऑन दी डायफ्रैक्शन थ्योरी, या उसको डिफ्रैक्शन थ्योरी बोलते हैं. तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा वेव ऑप्टिक्स का, और फाइनली इसके बाद हमारा वेव ऑप्टिक्स बच्चे खत्म हो जाएगा. तो टॉपिक का नाम लिखते हैं, शुरू करते हैं इसको. डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है. डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. देखो बेटा, इस थ्योरी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हाइगन्स प्रिंसिपल को जानना पड़ेगा, ठीक है. अगर हमें नहीं आता है तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं हाइगन प्रिंसिपल क्या था. बेसिकली हाइगन ने दो पोस्टुलेट्स दिए थे, दो पॉइंट्स बताए थे हमें. पहला तो उसने वेवफ्रंट के बारे में बताया, और दूसरा में बताया कि भाई किस तरह से हम, अगर हमें प्राइमरी वेवफ्रंट मालूम हो तो हम सेकेंडरी वेवफ्रंट को ड्रॉ कर सकते हैं. यानी कि दैट मेथड वाज कंप्लीटली ज्योमेट्रिकल मेथड. यानी अगर आपका ज्योमेट्री अच्छा है तो आप आसानी से हाइगन प्रिंसिपल को समझ पाएंगे. तो उसने दो बातें बताई थी. पहली बात यह थी कि एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेवफ्रंट एक्ट एज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एंड दैट डिस्टर्बेंस इज नोन एज सेकेंडरी वेवलेट. दूसरा पॉइंट उसने बताया था कि अगर आपको सेकेंडरी डिस्टर्बेंस पता लग जाती है, ठीक है, तो आप उन सेकेंडरी डिस्टर्बेंस को टेंजेंट बना के ज्वाइन करके एक नया वेवफ्रंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम लोग सेकेंडरी वेवफ्रंट बोलते हैं, राइट. तो जो प्राइमरी वेवफ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं दे स्टार्ट न्यू डिस्टर्बेंस, और उन न्यू डिस्टर्बेंस का अगर हम लोग आर्क या हम लोग उनके टेंजेंट्स को ज्वाइन कर दें, या उनको हम ज्वाइन करने के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो हमें एक सेकेंडरी वेवफ्रंट जो है किसी लेटर टाइम के ऊपर मिल जाता है, राइट. तो ये दो पॉइंट्स हमें बच्चे समझने हैं और उनको ध्यान में रखना है. तो हाइगन थ्योरी के वो दो पॉइंट्स या दो पोस्टुलेट्स यहाँ पे इस्तेमाल होने वाले हैं, राइट. तो डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? देखो, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है, पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखूंगा, इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड द corners of an obstacle and entering into the region of geometrical shadow, ठीक है. ये इसका डिफ्रैक्शन का स्टेटमेंट है जो बुकिश लैंग्वेज है. इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये असल में है क्या चीज, इन लाइनों का मतलब क्या है. देखो, अगर आपने इंटरफेरेंस थ्योरी स्टडी कर रखी है तो कहीं ना कहीं आपको डिफ्रैक्शन समझने में हेल्प मिलेगी. इंटरफेरेंस में हमने दो तरह की बातें करी थी. एक बात करी थी हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, और दूसरी हमने बात करी थी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमें स्क्रीन के ऊपर ऐसा स्पॉट या ऐसा प्लेस मिलता है जहां पे हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, यानी कि वी गेट द कंप्लीट ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन. और वहीं पे हमें एक दूसरा इंटरफेरेंस देखना होता है विच इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट होती है वो मिनिमम बन जाती है, यानी हमें स्क्रीन के ऊपर एक मिनिमम इंटेंसिटी का स्पॉट दिखाई देता है जिसको हम डार्क स्पॉट बोलते हैं. डार्क कंप्लीटली डार्क एंड ब्राइट इज कंप्लीटली ब्राइट, ठीक है. तो ब्राइट की इंटेंसिटी कितनी आई थी हमारे पास? 4I0, और जो हमारा डार्क है, डार्क की इंटेंसिटी हमारे पास क्या थी? इट वाज 0, ठीक है. तो बड़ा इस तरह से
इस तरह से हमने इंटरफेरेंस थ्योरी को स्टडी किया था। तो कुछ कुछ इंटरफेरेंस के जैसे ही मिलती हुई चीजें यहां पर भी होती है, यानी कि हम इंटरफेरेंस थ्योरी का सहारा लेंगे टू अंडरस्टैंड और टू एक्सप्लेन दिस थ्योरी। देखो डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, डेफिनेशन अगर पढ़े ध्यान से तो इसमें लिखा हुआ है कि इट इज द बेंडिंग ऑफ द लाइट वेव अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल एंड एंटरिंग इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। बहुत बढ़िया, ये चीज वो लिख रहा है। सपोज करो आपके पास में एक ऐसा एक स्लिट है, ठीक है, ये स्लिट है तुम्हारे पास और एक स्लिट ये है, दिस इज कॉल्ड S1, दिस इज कॉल्ड S2, स्लिट S1 S2, और यहां पे मैंने कोई लाइट का सोर्स लगा रखा है, दिस इज द लाइट सोर्स, ठीक है, कोई लाइट का बल्ब है। अब हमें मालूम है कि अगर यहां से लाइट को थ्रो किया जाए, सपोज कर लो मैंने यहां पे कोई लेंस लूंस लगा लिया है और लेंस करेगा क्या, बेसिकली रेज ऑफ लाइट को वो पैरेलल निकाल देगा, रेज ऑफ लाइट को पैरेलल बना देगा। यहां पर भी रेज ऑफ लाइट क्या हो जाएंगे बच्चे, पैरेलल हो जाएंगे। चलो मैं इनको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं, ओपनिंग बड़ी कर देता हूं ताकि समझने में थोड़ा आसानी मिल जाए आपको। लो जी, मैंने स्लिट को थोड़ा बड़ा बना दिया, राइट। अब यहां देखिए तो बेटा यहां पे जो रेज ऑफ लाइट आ रही है, स्ट्रेट रेज ऑफ लाइट, ये स्ट्रेट रेज ऑफ लाइट स्क्रीन के ऊपर, यहां कोई स्क्रीन हमने प्लेस कर दी, ये रेज ऑफ लाइट स्क्रीन के ऊपर क्या करेंगी, एक स्पॉट क्रिएट करेंगी। ये रे ऑफ लाइट सीधा निकलेगी ऐसे, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट सीधा निकलेगी ऐसे, और ये रे ऑफ लाइट भी सीधा ऐसे निकल जाएगी, यानी कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें मालूम है कि अगर यहाँ पे ओपनिंग है तो ये जो रेज ऑफ लाइट स्ट्रेट आ रही थी वो स्ट्रेट जाएंगी और यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अपने को ब्राइट स्पॉट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ब्राइट स्पॉट मिल जाएगा। एंड सेम इज द केस विद दीज रेज, ये वाली रेज भी क्या होंगी, सीधे निकलेंगी, ये सीधे निकलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा निकल के यहाँ पे क्या मिल गया अपने को, ब्राइट स्पॉट मिल गया जी। सिंपल। रे ऑप्टिक्स अगर पढ़ी है तो रे ऑप्टिक्स में क्लियरली बोला गया कि जो रे ऑफ लाइट होती है वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करती है, वो लेफ्ट राइट नहीं मुड़ती, वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करती है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर ये रेज एंटर करती हैं इनके अंदर, स्लिट्स के अंदर, तो ये रेज सीधा निकल जाएंगी और हमें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, ब्राइट स्पॉट मिलना चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हमें तो यंग्स साहब ने बता दिया कि भाई जब ये दो स्लिट्स है तुम्हारे पास में और उनमें से लाइट पास करेगी तो ये दोनों स्लिट से क्या बनेगी, कुछ वेव्स निकलेंगी ऐसे करके, ये वेव्स निकलेंगी यहां से ऐसे, और इधर से भी कुछ वेव्स ऐसे निकल रही होंगी, और ये वेव्स आपस में क्या करेंगे बच्चों, ये वेव आपस में इंटरमिक्स करेंगी। जैसे यहां देखो ये वेव यहां पे देखो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहां पे वेव्स इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे चांसेस बनते हैं कि या तो ब्राइट स्पॉट बनेगा या तो डार्क स्पॉट बनेगा। अब वो डिपेंड करता है कि क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल रहा है, यानी एक वेव, ये पहली वेव है, ये दूसरी वेव है, जब दोनों वेव क्रेस्ट या क्रेस्ट मिलेंगे पॉइंट पे या ट्रफ से ट्रफ मिलेंगे तो हमें ब्राइटेस्ट स्पॉट स्क्रीन पे दिखाई देने वाला है। और अगर क्रेस्ट और ट्रफ मीट कर गया तो हमें डार्क स्पॉट मिलने वाला है, बिकॉज क्रेस्ट विल बी कैंसल्ड अगेंस्ट ट्रफ, और क्रेस्ट मिलेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, ट्रफ मिलेंगे तो वो भी जुड़ जाएंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये चीजें आपको बता रखी है। तो असल में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहां पे ब्राइट स्पॉट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। असल में क्या हो रहा है, सेंटर में मैक्सिमा ब्राइट स्पॉट, फिर डार्क स्पॉट, फिर ब्राइट डार्क, इस तरह के ऑल्टरनेट फ्रिंजेस बन जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। सेंटर मैक्सिमा बीच में, फॉलोड बाय डार्क ब्राइट जो है वो बैंड्स या पैटर्न स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है, यानी कि ऐसा नहीं होता। तो अगर लाइट स्ट्रेट लाइन पे चलती, यानी कि लाइट अगर रे की तरह बिहेव करती, तो बेटा जो है हमारे पास ये यंग्स का एक्सपेरिमेंट सफल ना होता। लेकिन यंग्स का एक्सपेरिमेंट सफल हुआ, इंटरफेरेंस हुई, स्क्रीन पे ब्राइट डार्क स्पॉट्स बने, यानी कि यहां पर भी ब्राइट स्पॉट था, ठीक है, डार्क ब्राइट डार्क, इस तरह से पैटर्न बना हुआ था, ठीक है। असल में अगर लाइट रे होती तो बेटा यहां तो सेंट्रल मैक्सिमम बनने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि यहां पे रे तो पहुंच नहीं पाएगी ना, क्योंकि अगर लाइट रे है, अगर लाइट स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करती है तो वो तो यहीं पहुंचेगी, यहां तो पहुंच नहीं सकती किसी भी हालत में। लेकिन यहाँ पे भी सेंट्रल मैक्सिमा था, यहाँ पे भी लाइट पहुंच रही थी, तो वो लाइट पहुंची कैसे? असल में होता ये है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा होना चाहिए, दिस इज अवर एक्सपेक्टेशन, बट ऐसा नहीं हुआ। ये हमें लगता है कि भाई ऐसा होगा, यहाँ ब्राइट स्पॉट बनेगा, यहाँ ब्राइट स्पॉट बनेगा, अगल बगल क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे शैडो बन जाएगा, यहाँ पे शैडो, यहाँ पर भी शैडो होगा, यहाँ इसके ऊपर भी शैडो होगा, ठीक है, और इसके नीचे भी शैडो होगा।
बट असल में ऐसा नहीं था। असल में क्या था, असल में हमें स्क्रीन पे पैटर्न्स दिखाई दिए। तो इन रियलिटी alternate bright and dark spots were seen on screen, जिसको हमने क्या देखा, क्या बोला, इंटरफेरेंस बोला। तो इंटरफेरेंस के जैसा ही डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस जैसा ही डिफ्रैक्शन है। अब डिफ्रैक्शन में क्या आता है बेटा, डिफ्रैक्शन में होता है कि लाइट की बेंडिंग हो जाना अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। अब जरा ध्यान दीजिए, अब मैं इसको, ये तो खैर ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। अब जो यंग्स का एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है, उसमें क्या बताया गया है बच्चे, उसमें ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी गई है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। अब डिफ्रैक्शन थ्योरी को हमने समझना है, वो भी कुछ कुछ ऐसा ही है। तो डिफ्रैक्शन में क्या होता है, डिफ्रैक्शन में मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है, ये तुम्हारे पास में एक ऑब्स्टेकल है, ठीक है, कोई पत्थर है या कुछ भी, आप ऑब्स्टेकल इसको अज्यूम कर लीजिए, दिस इज एन ऑब्स्टेकल, ठीक है, ऑब्स्टेकल है, और यहां पे ये लाइट रेज आ रही हैं कुछ इस तरह से, ठीक है जी, ये लाइट रेज आ रही हैं, ये लाइट रेज आ रही हैं, और यहां कहीं पे तुम्हारे पास स्क्रीन है कुछ डिस्टेंस दूर। तो होना ये चाहिए था कि अगर रेज ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन पे चलती, यानी अगर ये लाइट रे की तरह बिहेव करती है, लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती, तो बेटा ये पार्टिकल स्ट्रेट ऐसे निकलने थे, स्ट्रेट, ठीक है, ऐसे निकलने थे, यानी यहां पे आपको क्या मिलनी थी, यहां पे आपको ब्राइटनेस मिलती, यहां आपको ब्राइटनेस मिलती, और यहां पे क्या मिलता आपको, यहां पे आपको मिलता परछाई, शैडो ऑफ ऑब्स्टेकल। ऐसा होना चाहिए था, यहां तो लाइट नहीं आती ना, बट असल में ऐसा नहीं हुआ। देयर वाज सम इंटेंसिटी ऑफ द लाइट प्रेजेंट हियर, यहां पे कुछ लाइट जो थी वो प्रेजेंट थी। ये हमारा एक्सपेक्टेशन, अगेन दिस इज एक्सपेक्टेशन, ये हम एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि भाई लाइट ऐसे जाएगी और यहाँ ब्राइटनेस मिलेगी और हमें यहाँ पे नीचे परछाई मिलेगी, बहुत कॉमन सी बात है, बट ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये कि हमें जो है, ये हमारा ऑब्स्टेकल है, मैं दोबारा से डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। इन रियलिटी क्या होता है बच्चे, कि ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के नीचे भी आपको some light is seen below this line, जिस लाइन पे लाइट चल रही है उस लाइन के नीचे भी हमें कुछ लाइट जो है वो दिखाई देती है, some intensity of the light was present या it was present, right। तो असल में क्या होता है कि अगर यहाँ पे कुछ लाइट पहुंच रही है, मतलब कि लाइट स्ट्रेट लाइन पे तो नहीं चली होगी ना, लाइट मुड़ेगी तभी तो वहां पहुंचेगी, यानी कि जो लाइट है, ये लाइट इस जगह पे टकराई नुकीले पार्ट पे, कॉर्नर पे, तो यहां से लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई, ऐसे बेंड हो गई। अब ये जो ऑब्स्टेकल, ये जो लाइट रेज मैंने दूर दूर बना रखी ना, इन रियलिटी दे आर नॉट वेरी वेरी फार, ये बहुत क्लोज होती हैं। पैराक्सियल रेज मैंने समझाने के लिए थोड़ा दूर दूर बना दी थी, राइट। तो ये रेज बहुत पास में होती है, तो ये रेज बच्चे कुछ इस तरह से ऐसे जो है, इस तरह से बेंड हो सकती है, कोई रे ऐसे बेंड हो सकती है, कोई रे ऐसे बेंड हो सकती है। तो जब ऑब्स्टेकल पे लाइट टकराती है तो लाइट अलग अलग डायरेक्शंस में बेंड हो जाती है। जैसे ये मेरे पास में ऑब्स्टेकल है, राइट, यहां पे लाइट है, यहां टकराई इस जगह पे, टकराने के बाद में ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी, और ऊपर की तरफ भी, यानी कि इट मे स्कैटर इन वेरियस डायरेक्शन, इट स्कैटर्स एक्चुअली, राइट। तो लाइट स्ट्रेट लाइन पे अगर चलती तो खाली ऐसे जाके उसने सामने ब्राइट स्पॉट बनाना था, बट इन रियलिटी लाइट ऐसे नहीं गई, लाइट ऐसे भी मुड़ी ऊपर की ओर, लाइट नीचे भी बेंड हुई, लाइट इधर भी बेंड हुई, लाइट इधर ही बेंड हुई, यानी कि इस जगह पे टकराने के बाद, ऑब्स्टेकल पे टकराने के बाद लाइट वेरियस डायरेक्शन में बेंड हो गई। तो बेंडिंग ऑफ द लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का कॉर्नर के ऊपर टकराने के बाद मुड़ जाना या उसका बेंड हो जाना, एंड एंटरिंग इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। असल में ये शैडो था ना, तो लाइट यहां टकराई और टकराने के बाद में वो क्या हो गई, वो शैडो वाले हिस्से में बेंड हो गई, एंटरिंग इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। उस रीजन में चली गई लाइट, उस रीजन में चली गई, तो इसी फेनोमेना का नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नोट कर लो ये सारी चीजें। तो कुछ जो है हमारा डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट जो है इंटरफेरेंस के साथ में मैच करेगा। जैसे आपने इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी पैटर्न देखा था कि सेंटर में मैक्सिमा, फिर ब्राइट, फिर सेंटर मैक्सिमा, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसा पैटर्न देखा था।
यहां पर भी ऐसा ही कुछ पैटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। सेंटर में मैक्सिमा बनेगा, उसके बाद डार्क स्पॉट दोनों साइड के ऊपर, ये सेंटर का मैक्सिमा, इधर डार्क, फिर ब्राइट ब्राइट डार्क ब्राइट, इस तरह का पैटर्न इसमें भी दिखता है। फर्क क्या है कि यहां पे डिफ्रैक्शन के अंदर जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट स्पॉट होगी वो सेंटर से दूर जाते वक्त घट जाती है, यानी कि सेंटर का जो स्पॉट होगा वो सबसे ज्यादा ब्राइट चमकीला होगा, और जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, और बिल्कुल दूर जाके इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो वहां पे आपको पैटर्न असल में दिखाई देना बंद कर जाएगा। बट इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं था, इंटरफेरेंस में था जितने भी ब्राइट स्पॉट्स बन रहे हैं उन सभी की इंटेंसिटी एक बराबर थी। डिफ्रैक्शन में जितने भी ब्राइट स्पॉट बनेगी सेंटर में सबसे ब्राइट, और अगल बगल इंटेंसिटी जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी फेड हो जाएगी, कम होती जाएगी। ये प्रूफ करके आपको दिखाएंगे आगे चल के। तो ये है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी बेंडिंग ऑफ द लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल एंड एंटरिंग इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, राइट। अब इसमें एक कंडीशन है बच्चे कि डिफ्रैक्शन कब होगा। तो कंडीशन ये है कि जो साइज है, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल मस्ट बी कंपैरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, जो वेव हम यूज कर रहे हैं, अगर हम लाइट वेव यूज कर रहे हैं तो लाइट वेव की जो लैम्डा होती है, लाइट वेव का जो लैम्डा होता है बेटा, उसका रेंज होता है 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर। यदि पार्टिकल का साइज या ऑब्स्टेकल का साइज उस रेंज में है, यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपैरेबल है, तभी जो है वो लाइट को बेंड कर सकता है। अगर मैं बोलूं कि ये ऑब्जेक्ट, क्या अगर मैं इस पे लेजर फॉल करूं, लेजर डालूं, तो क्या ये लेजर लाइट को बेंड कर सकता है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, और जो लेजर की जो लाइट है, आइदर इट इज रेड लाइट और ग्रीन लाइट, कुछ भी है, रेड लेजर है, ग्रीन लेजर है, कुछ भी है, तो वो जो रेड लाइट है उसका वेवलेंथ, मान के चलते रेड हमारे पास लेजर है और हमने इस पे फॉल करी, तो जो रेड लेजर है उसका जो लैम्डा होगा वो 700 नैनोमीटर के आसपास होता है। तो इसका जो साइज है ना वो 700 नैनोमीटर के आसपास बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज मच लार्जर एज कंपेयर टू द वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। तो दिस कैन नॉट डिफ्रैक्ट द लाइट वेव, यानी पार्टिकल शुड बी या ऑब्स्टेकल शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द इट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन यूज्ड। अब अगर साउंड वेव की मैं बात करूं, तो साउंड वेव जो है, साउंड वेव की जो वेवलेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसका जो साइज है वो साउंड की वेवलेंथ के कंपैरेबल हो जाएगा। तो ये साउंड वेव्स को डिफ्रैक्ट कर सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन भी आता है कि भाई एक यहां पे मैं खड़ा हूं और मान लो यहां पे एक दीवार है और दीवार के उस पार मेरा फ्रेंड खड़ा हुआ है, तो हम आसानी से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना एक दूसरे को देखे। तो वो कम्युनिकेशन कैसे हो पा रहा है? क्योंकि दीवार का जो साइज है ना वो मेरी साउंड जो निकल रही है उसके कंपैरेबल है, उसकी वेवलेंथ कंपैरेबल है। तो साइज ऑफ द वॉल इज कंपैरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द साउंड। तो साउंड जो होती है दीवार के कोनों पे टकरा के बेंड हो जाती है और वहां दूसरे साइड पे पहुंच जाती है और हमारा फ्रेंड हमारी आवाज को सुन सकता है, ठीक है। तो ये डिफ्रैक्शन की वजह से होता है कि हम साउंड को सुन पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम कमरे में यहां बैठे हैं एंड आई एम एबल टू हियर द साउंड कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड व्हीकल्स। तो कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पे जो ऑब्स्टेकल्स है, ये जो ऑब्जेक्ट्स है, चाहे ये दरवाजा है, चाहे ये खिड़की है, व्हाटएवर इट इज, उनका साइज जो है साउंड की वेवलेंथ के कंपैरेबल है। साउंड की वेवलेंथ लार्ज होती है, इट इज नॉट दिस मच, नैनोमीटर्स में नहीं होती साउंड की वेवलेंथ, राइट। साउंड की वेवलेंथ फ्यू सेंटीमीटर्स या फ्यू मीटर्स में होती है। तो उसके कंपैरेबली हमारा ये जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल है वो ठीक ठाक है, यानी कंपैरेबल है, राइट। अगर ये 1 मीटर का है दरवाजा, तो जो हमारे पास में साउंड की वेवलेंथ है वो इसके करीब करीब ही है, कंपैरेबल है। तो हम आसानी से डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसका रिजल्ट है कि हमें बाहर की आवाजें बंद कमरे में सुनाई देती है, क्योंकि जो साउंड है वो कॉर्नर्स पे टकराती है, दीवारों पे टकराती है
और डिफ्रेक्ट होके हर उस जगह पहुंच जाती है जहां पे उससे पहुंचना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम मानते हैं कि भाई रेज सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन पे चलती है, बट इन रियलिटी दीज रेज आर नॉट ट्रैवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन, दे डाइफ्रेक्ट, दे बेंड अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। ऐसा दो साइंटिस्टों ने प्रूव भी करके दिखाया। उन साइंटिस्टों का नाम था, एक का नाम था फ्रेजनल, फ्रेजनल, ठीक है, और एक का नाम था फ्रॉनहोफर, फ्रॉनहोफर, HOFFER, फ्रेजनल एंड फ्रॉनहोफर, ठीक है। तो बड़ा कंडीशन यही है कि साइज ऑफ ऑब्स्टेकल मस्ट बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव यूज्ड। फिलहाल मैं आपको साउंड की डिफ्रैक्शन नहीं स्टडी कराऊंगा, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, तो यहां पे हम लाइट वेव भी लिख सकते हैं। बट इन जनरल मैं बात कर रहा हूं कि कोई सी भी वेव है वो तभी ऑब्स्टेकल पर टकराने के बाद डिफ्रैक्ट होगी अगर उसका साइज, ऑब्स्टेकल का साइज वेवलेंथ ऑफ द वेव यूज्ड के बराबर है या कंपैरेबल है, देन डिफ्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड। अब डिफ्रैक्शन को, लाइट का जो डिफ्रैक्शन है, इन दो साइंटिस्टों ने स्टडी किया था, इन दोनों ने मिलकर स्टडी किया था इनफैक्ट, ठीक है। तो ये करीब करीब जो है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ग्रिमाल्डी, ग्रिमाल्डी साइंटिस्ट का नाम था। तो ये 1661 इस ईयर के अंदर ग्रिमाल्डी साइंटिस्ट थे, जो कि न्यूटन और हाइगन से भी पहले थे। ग्रिमाल्डी ने 1661 के अंदर, 1661 के अंदर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को शो कर दिया था, एक्सपेरिमेंटली साबित कर दिया था, राइट। लेकिन उस समय कोई इनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर बाद में फ्रेजनल, फ्रॉनहोफर आए और उन्होंने अपनी थ्योरीज दी और लोगों को समझाया कि भाई ग्रिमाल्डी सही कह रहा था, राइट। तो मतलब कि हाइगन और जो न्यूटन थे उनको मालूम था कि जो लाइट वेव है वो डिफ्रैक्ट करती है, ऐसा थ्योरी ये दे चुके थे ग्रिमाल्डी, राइट। तो फ्रेजनल और फ्रॉनहोफर की डिफ्रैक्शन क्या क्या है? देखो बेटा, फ्रेजनल की डिफ्रैक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस, राइट। और ये हमारा जो है ये हमारे सिलेबस में है, ये हमारे सिलेबस में, तो इसको हम डिटेल के अंदर स्टडी करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि फ्रेजनल डिफ्रैक्शन क्या है और फ्रॉनहोफर क्या है। तो बेटा, फ्रेजनल की जो डिफ्रैक्शन थी, फ्रेजनल्स डिफ्रैक्शन, इसमें क्या था? फ्रेजनल डिफ्रैक्शन के अंदर जो हमारा स्लिट और स्क्रीन जो था, स्लिट एंड स्क्रीन वर एट फाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, यानी कि स्लिट और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस था वो फाइनाइट था, यानी बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं था। एंड इन्होंने जो वेवफ्रंट यूज किया था, अपने डिफ्रैक्शन को दिखाने के लिए, उसका नेचर सफेरिकल था, सफेरिकल नेचर इन्होंने यूज किया था, यानी सफेरिकल वेवफ्रंट का इस्तेमाल किया था फ्रेजनल ने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को शो करने के लिए। वहीं जो फ्रॉनहोफर साहब थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बच्चों, ये आपके सिलेबस में है, इसको बोलते हैं फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन्होंने स्लिट और स्क्रीन को बहुत दूर रखा था, स्लिट एंड स्क्रीन वर एट इनफिनाइट लार्ज डिस्टेंस, एंड जो वेव फ्रंट थी वो आपको मालूम है कि जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो वेव फ्रंट जो है वो प्लेन हो जाती है, क्योंकि वहां से चलने वाली रेज या आने वाली रेज ऑलमोस्ट पैरेलल होती है, और हमें मालूम है पैरेलल वेव्स के लिए, पैरेलल रेज के लिए वेव फ्रंट प्लेन होता है। ऐसा हम हाइगन थ्योरी में स्टडी कर चुके हैं। तो वेव फ्रंट का नेचर यहां पे क्या था? प्लेन वेव फ्रंट थी, प्लेन वेव फ्रंट, ये था बच्चे। तो ये हमारे सिलेबस में है, बिकॉज ये इजिली ऑब्जर्वेबल है, तो ये हमारे सिलेबस में है, ठीक है, ऑब्जर्वेबल। उसको इजिली ऑब्जर्व नहीं किया था बिकॉज उसमें बहुत सारी कंडीशन लगानी पड़ती है, बट ये इजिली जो है ऑब्जर्व हो सकता है। आप एक डिब्बा ले सकते हैं, ठीक है, या आप सिंपली एक ब्लेड ले लो, ठीक है, और उस ब्लेड के दो टुकड़े कर दो। ये ब्लेड होता है ना हमारा, इस तरह से, ये कई लोगों ने देखा होगा, ये ब्लेड जो नाई यूज करते हैं ना, इस तरह से, ऐसे, है ना, देखा ना ब्लेड, ये ब्लेड है जिससे शेविंग वगैरह करते हैं नाई लोग,
बार्बर लोग, इस ब्लेड को आप ना ऐसे बीच में से तोड़ दो, तोड़ के आप इस ब्लेड का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक है, और ये वाला हिस्सा ऐसे, यानी उल्टा करके ऐसे रख दो, और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो फ्यू मिलीमीटर्स की कर दो, और आप इन स्लिट, ये दीज विल बी एक्टिंग लाइक स्लिट, यानी कि जैसे हमारी हाथ की उंगलियां हैं तो इनमें बहुत पतली सी गैपिंग है, तो दो ब्लेड लो, उनको तोड़ो, या एक ही ब्लेड लो, उसको तोड़ो, और उसमें दो हाफ निकलेंगे और दोनों हाफ को ऐसे उल्टा करके जोड़ो, तो उनमें बहुत पतली सी गैपिंग बन जाती है। वो पतली सी जो गैपिंग होगी दैट विल बी एक्टिंग लाइक ए स्लिट, वो एक स्लिट की तरह एक्ट करेगी, और अगर आप उसके ऊपर कुछ लाइट थ्रो करते हैं तो आपको डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट का प्रूफ मिल जाएगा। वाकई में जो है वो पैटर्न बनता है। ऐसा तुम लोग घर पे अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, थोड़ा बहुत चाहो तो यूट्यूब की मदद ले सकते हो, उसमें ऐसे करके दिखाते हैं, तो इट कैन बी इजिली ऑब्जर्व्ड, ठीक है। मोरओवर हम बच्चों से, अभी तो प्रोजेक्ट खत्म हो गए तुम्हारे सिलेबस में, बिकॉज कोविड ने सारा खत्म कर दिया, अदरवाइज हम बच्चों से प्रोजेक्ट बनवाते हैं कि भाई डिफ्रैक्शन का प्रोजेक्ट बना के लाओ, और बच्चे बड़ी अच्छे से बनाते हैं, और ये टॉपिक जो है फिर उतना डिफिकल्ट नहीं रहता, काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है इनफैक्ट, राइट। तो ये बच्चे फ्रेस्नेल फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के ऊपर जो हमारे सिलेबस के अंदर है। लेट अस डील विद द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रॉनहोफर की डिफ्रैक्शन क्या है और उन्होंने क्या क्या कंडीशंस ली थी उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो यस, अब टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक तो आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, और एक आपका आता है फ्रॉनहोफर्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारा, कुछ लोग इसको सिंपली सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन भी कहते हैं, बट असल में ये फ्रॉनहोफर्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। फ्रॉनहोफर्स सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन बोल सकते हैं इसको, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इन्होंने, फ्रेस्नेल ने क्या किया था, फ्रेस्नेल ने सबसे पहले तो बेटा एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ली। ये हमारे पास में एक स्लिट है, ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा बना के दिखाता हूं आपको। ये हमारे पास में एक स्लिट है बच्चे, बड़ा सा स्लिट बनाया मैंने, राइट, जिसका जो है विड्थ जो है वो हमारा स्मॉल a है। a हमारा यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू स्लिट विड्थ, है ना, स्लिट की चौड़ाई है, स्लिट की चौड़ाई है। अब स्लिट अब इतनी चौड़ी नहीं होती असल में, स्लिट जो है वो फ्यू माइक्रोमीटर या फ्यू मिलीमीटर्स की ऑर्डर की होती है। 10⁻⁻, जो स्लिट की जो विड्थ है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻4 मीटर टू 10⁻⁻5 मीटर तक जाती है, राइट, इतनी होती है। तो ये मैंने समझाने के लिए, इसकी थ्योरी समझाने के लिए इतना वाइड बना दिया है, असल में बहुत माइनर विड्थ होती है। तो फ्रॉनहोफर ने क्या किया, इन्होंने एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ली, एक ये ली पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है, ऐसे, और ये ऐसे, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। अब हमें सबको मालूम है कि अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल है तो उनपे जो वेव फ्रंट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसा वेव फ्रंट बनेगा, जो कि हमारा क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट। बनाने को तो मैं सीधा ऐसे बना सकता हूं, ये भी हमारा क्या है बच्चे, प्लेन वेव फ्रंट ही है। ये भी, चलो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये भी हमारा क्या है बच्चे, ये भी हमारा प्लेन वेव फ्रंट है। अगर हम इसको 2D में बना रहे हैं तो 2D में तो ऐसे बनेगा, ये हमारा क्या है, दिस इज प्लेन वेव फ्रंट। ऐसे भी बना सकते हैं आप और ऐसे बना सकते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। और हमें मालूम है प्लेन वेव फ्रंट या कोई भी वेव फ्रंट हो वो हमेशा ही रेज ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर रहता है, या रेज ऑफ लाइट हमेशा ही प्लेन वेव फ्रंट के, या कोई सा भी वेव फ्रंट है उसके परपेंडिकुलर रहती है। ऐसा हमने हाइगन थ्योरी में स्टडी किया था। अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, अब मैंने आपको क्या बताया भाई, ये जो अपर्चर है ना, ये अपर्चर नहीं क्या बोलते आप, कोई छोटा सा होल है, एक कार्डबोर्ड ले लो और कार्डबोर्ड में एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा फ्यू मिलीमीटर्स का आप एक होल कर दो और उस होल पे आप लाइट डालो, तो ये वो चीज हो रही है। फ्रॉनहोफर ने यही किया था कि यहां पे लाइट को थ्रो किया एक छोटे से होल के ऊपर, जो होल जो है उसका डायामीटर a के बराबर है, जिसको हम अपर्चर बोल रहे हैं, या हम सीधी भाषा में उसको स्लिट की चौड़ाई बोलते हैं, स्लिट विड्थ बोल देते हैं, राइट। अब ये लाइट जो है, ये अपर्चर बहुत छोटा है, इतना बड़ा मैंने बनाया ताकि आप जो है वो चीजों को समझ पाओ, राइट। तो ये जो लाइट वेव्स है बच्चे जब यहां टकराएंगी
तो इनकी बेंडिंग होनी शुरू हो जाएगी। असल में यहां कहीं पे हमने स्क्रीन रखी, ये हमारी स्क्रीन है। अब हमें, अगर हम रे, इसको लाइट को रे मानते हैं या पार्टिकल की तरह मानते हैं, तो हमें मालूम है कि जो रे ऑफ लाइट है उसको ऐसे जाना चाहिए था, ये जाना चाहिए था। ये हमारा सेंटर है, दिस इज कॉल्ड सेंटर, राइट। इसको हम ओ बोल देते हैं। तो लाइट को यहां ऐसे निकलना चाहिए था, राइट, स्ट्रेट निकलना चाहिए था। बट रियलिटी में लाइट ऐसे नहीं गई, लाइट जो है वो बेंड हो गई। लाइट क्या हो गई? लाइट बेंड हो गई बच्चों। अब इन्होंने क्या बोला, फ्राउनहोफर ने, कि जो ये स्लिट है ना और जो स्क्रीन है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है कैपिटल डी, राइट, अगेन इसको मैं कैपिटल डी लिख रहा हूं, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, ये बहुत लार्ज है, लार्ज डिस्टेंस, 3-4 मीटर या 2 मीटर के आसपास, ये डिस्टेंस काफी लार्ज है और ये स्लिट बहुत छोटी है, फ्यू माइक्रोमीटर्स की है, राइट। तो इन्होंने क्या किया कि भाई इन रेस को एक पॉइंट पे फोकस करवाने के लिए इन्होंने एक लेंस लगा दिया बीच में। क्या लगा दिया? एक लेंस लगा दिया, ऐसे करके कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। जो रेज ऑफ लाइट को, अगर रेज ऑफ लाइट ऐसे आ रही हैं, पड़ रही है इसके ऊपर, तो ये रेज ऑफ लाइट बेटा ऐसे निकल जाएंगी स्ट्रेट, ये ऐसे निकल जाएंगी स्ट्रेट। इन्होंने लेंस की मदद ली, सॉरी ऐसे नहीं निकलेंगी, ये वाली तो स्ट्रेट निकल जाएगी, बट ये वाली जो रेज ऑफ लाइट है जो ऊपर की तरफ फॉल कर रही है, क्या ये स्ट्रेट निकलेंगी? नहीं, क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट यहां पड़ने के बाद में क्या होगी, वो ऐसे कहीं पे जाके बेंड हो जाएगी, ये भी बेंड होगी और यहां जाके मीट करेगी। तो ऐसा कुछ इन्होंने बताया कि जो रेज ऑफ लाइट है वो यहां पे जब स्ट्रेट जा रही थी तो बीच में लेंस रख दिया और इन रेज ऑफ लाइट को उस सेंटर के ऊपर फोकस करवा दिया। बट असल में ये रेज ऑफ लाइट यहां नहीं फोकस हो रही थी, असल में रेज ऑफ लाइट जो है और भी पॉइंट है जहां पे वो फोकस हो रही थी, राइट। असल में क्या होगा कि रे ऑफ लाइट जो है बेटा उसकी बेंडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो रे ऑफ लाइट है वो कुछ यहां से ऐसे बेंड हो गई, मान लो ये रे ऑफ लाइट ऐसे बेंड हो गई, कितने डिग्री बेंड हो गई? थीटा एंगल पे बेंड हो गई। ये रे ऑफ लाइट भी यहां पे बेंड होगी और ये भी कितने एंगल बेंड होगी? थीटा एंगल पे। ये वाली भी बेंड हुई थीटा एंगल पे। ये सारी की सारी जो रेज ऑफ लाइट है थीटा एंगल पे बेंड हो गई। अब क्या लाइट सिर्फ ऊपर की तरफ बेंड होगी? आंसर इज नो, बेंडिंग तो चारों ओर होगी, बेंडिंग इधर भी होगी, नीचे की ओर भी होगी, चारों ओर बेंडिंग होगी। जैसे ये ऑब्स्टेकल है, इस पे ये लाइट टकराती है तो इसकी बेंडिंग ऊपर भी है, नीचे भी है, इधर भी है, इधर भी है, एवरीवेयर द बेंडिंग विल बी सीन, ठीक है। लेकिन इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए हम इसकी बेंडिंग सिर्फ एक तरफ ही दिखाते हैं ताकि आप थ्योरी को समझ पाओ कि हो क्या रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये लाइट ऐसे चली और ये यहां पर हिट करी और मान लो कि ये बेंड होके यहां कहीं पे आई, ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से यहां ऐसे पहुंची, राइट, और ये रे ऑफ लाइट यहां हिट करने के बाद में कुछ ऐसे चली, तो ये अपने पास में कोई नया पॉइंट आया ओ डैश। अब ये जो पॉइंट है ना सेंटर के ऊपर, जरा ध्यान दीजिए, अब ये जो रेज हैं, ये वाली रे, ये वाली रे और ये वाली रे जो ऐसे सीधा निकल रही हैं, आप देखो इस वाली रे का रास्ता देखो ये, और इस वाली रे का रास्ता देखो ये। तो मुझे बताओ क्या इस रे को, इस रे का रास्ता, ये वाली रे का रास्ता और ये वाली रे का रास्ता क्या सेम है, डिफरेंट है? सेम है ना। इस रे का रास्ता और इस रे का रास्ता सेम है, और जो सेंटर वाली रे है ये तो कोई डेविएशन ही नहीं हो रही है इसके अंदर, तो सेंटर वाली रे को हम काउंट नहीं करेंगे, तो क्योंकि ये तो डेविएट नहीं हो रही, बिकॉज वो ऑप्टिकल सेंटर से निकल जा रही है। तो ये वाली जो रे है इसका रास्ता और इस वाली रे का रास्ता सेम है। तो बेटा ये जो रे है, मैं फिर से बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, लेट इट बी ए, लेट इट बी बी एंड लेट इट बी पॉइंट सी। तो बेटा जो ए, जो इस पॉइंट से रे चल रही है, इसका रास्ता और इसका रास्ता सेम है, यानी कि इन दोनों में कोई भी फेज का डिफरेंस या पाथ का डिफरेंस नहीं है। और जब पाथ या फेज का डिफरेंस नहीं होता है तो हमको मालूम है कि वहां पे इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज मैक्सिमम। Whenever there is no path difference between the two waves or no phase difference between the two waves, then there is always a central maxima. तो यहां पे जो सेंटर है बच्चे एट, मैं इनफैक्ट बताने जा रहा हूं कंडीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। यहां पर भी बेटा सेंट्रल मैक्सिमा बनने वाला है। जैसे इंटरफेरेंस में हमारे पास पैटर्न बने थे वैसे ही पैटर्न यहां पर भी बनने वाला है। तो जो रेज
स्ट्रेट निकल रही थी, ये वाली रे और ये वाली रे, इन दोनों रेस का जो रास्ता है, जो पाथ है वो सेम है, राइट। यानी कि द रेस स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड बी, द रेस स्टार्टिंग from A and B covers same path in reaching O point, so there is no path difference and hence we obtain central maxima at O। सिंपल, यानी कि जो रेज ए और बी से चल रही हैं, ये रेज सेंटर पे पहुंचने के लिए सेम रास्ता कवर कर रही हैं। ये रास्ता और ये रास्ता सेम है, इसलिए इनमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा। और जहां पे पाथ डिफरेंस नहीं होता है, वी नो दैट वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला स्पॉट बनता है, जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। ऐसा इंटरफेरेंस में भी बताया जा चुका है, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, ठीक है। वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, बट एक्सपेरिमेंट दूसरा है, डिफ्रैक्शन है। तो जो जिन रेज में पाथ डिफरेंस नहीं होता है, वो रेज क्या करेंगे बच्चे, वो सेंटर पे जाके मैक्सिमा प्रोड्यूस करेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा बनाएंगे। और जहां पाथ डिफरेंस होगा, वहां पे हो सकता है मिनिमा बने, हो सकता है वहां पे सेकेंडरी मैक्सिमा बने। देखो यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा एक ही होगा, इसके अलावा जितने अदर मैक्सिमा बनेंगे उन सबका नाम सेकेंडरी मैक्सिमा होगा। रीजन, क्योंकि मैंने बताया अभी शुरुआत के अंदर कि यहां पे जो मैक्सिमा बनेंगे, सेंटर वाला सबसे ब्राइट, और अगल बगल के जो ब्राइटेस्ट स्पॉट होंगे उनकी इंटेंसिटी लगातार घटती जाएगी, फेड होती जाएगी। इसलिए सेंटर का मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा कहलाता है, और अगल बगल के जो मैक्सिमा बनेगा उनको हम सेकेंडरी मैक्सिमा बोलने वाले, सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो एक कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा बना दी है। अब बेटा बात करेंगे कंडीशन फॉर मिनिमा की कंडीशन देखते हैं, और उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर लेंगे, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा हो गया हमारा, ठीक है। एंड नाउ कंडीशन फॉर मिनिमा। तो मिनिमा कब बनेगा और कैसे बनेगा, चलो उसको देखते हैं। अब इस डायग्राम की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, इनफैक्ट अब ध्यान दीजिए, चलो मैं इसको दोबारा से बना देता हूं। डायग्राम बेटा ऐसे बनेगा। अब मेरे पास में ये रही सिंगल स्लिट, ठीक है, ये सिंगल स्लिट है, लेट इट बी ए, लेट इट बी बी, और यहां पे ये रे आ रही थी, यहां पे ये रे आ रही थी, यहां पे ये रे आ रही थी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब यहां पे ये हमारा क्या है बच्चे, दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट आया था। अब ये वेव फ्रंट आगे आया, यहां पहुंचा। अच्छा एक बात और, यहां पे जो स्लिट की चौड़ाई है वो कितनी हमारी, ए के बराबर है। अगर ये स्लिट की चौड़ाई ए के बराबर है, इसका मतलब यहां चलो मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, सी पॉइंट है मेरा, ठीक है। तो बेटा ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये हमारा कितना हो जाएगा, दिस वुड बी डेफिनेटली इक्वल टू a/2, और ये वाला भी कितना हो जाएगा हमारा a/2, हाफ ऑफ हो गए। तो हम क्या करने वाले हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमा निकालने के लिए लेट अस डिवाइड द स्लिट इनटू टू हाफ्स, ठीक है, दैट इज इवन डिवीजन। हम स्लिट को इवन डिवीजन करेंगे। मैंने अभी 2 किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिर मैं आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, फिर 6 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, फिर 8 में, फिर 10 में, इवन में। तो एक बात याद रखना हमेशा, जब भी स्लिट की डिवीजन इवन होती है, अब मैं आप इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। स्लिट डिवीजन अगर इवन है, इवन मतलब 2, 4, 6 एंड सो ऑन, देन हमें क्या मिलता है, हमें मिनिमा मिलता है। और यदि स्लिट की डिवीजन ऑड होती है तो हमें सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा। ये बात होगी। अगर स्लिट की डिवीजन इफ स्लिट डिवीजन इज ऑड मतलब 3, 5, 7, देन वी गेट सेकेंडरी मैक्सिमा।
मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे ये चीजें आएंगी। देखो, तो अभी मैंने स्लिट को दो बराबर पार्ट्स में बांट दिया है। ए को हमने दो बराबर पार्ट्स में बांट दिया है, दैट इज वन इज a/2, अदर इज ऑल्सो a/2। ठीक है, अब यहां ध्यान से सुनना, यहां पे हमने हाइगन्स थ्योरी का इस्तेमाल करना, हाइगन्स पोस्टुलेट लगाने वाले। तो भाई ये वेव फ्रंट आई, ये वेव फ्रंट आई, ये चली 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 गई, यहां पहुंची, यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, गैप के अंदर यहां पे, यहां पे आ गई है। अभी ये हमारी क्या है बच्चे, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी वेव फ्रंट, गैप के बीच में। ठीक है, यानी कि इस तरह से ये वेव फ्रंट आगे चली और स्लिट के बीच में आ गई। ठीक है, अच्छा ये रहा हमारा स्क्रीन। ठीक है, यहां कहीं पे स्क्रीन है। अब हमने यहां पे एक सेंटर में पॉइंट लिखा था बच्चे ओ, जो कि हमारा क्या था, सेंट्रल मैक्सिमा था, और यहां कोई पॉइंट था हमारा ओ डैश। अब ये ओ डैश, either this would be the position of minima or this would be the position of secondary maxima। सेंटर मैक्सिमा एक ही है, वो बार बार नहीं बनेगा, वो सेंटर पे बन चुका है। अब ये पॉइंट चाहे यहां हो चाहे यहां, कहीं पर भी, ऊपर नीचे कहीं पर भी हो सकता है। सेंटर मैक्सिमा के ऊपर, सेंटर मैक्सिमा के नीचे, कहीं पर भी ये पॉइंट हो सकता है, जनरल रिजल्ट बनाने वाले। तो ओ डैश, ओ डैश जो है हमारा कोई रैंडम पॉइंट मैंने ले लिया। अब इस पॉइंट पे पहुंचने वाली रेस के बीच में जो पाथ का डिफरेंस होगा वो डिसाइड करेगा कि यहां पे मिनिमा बनेगा या सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा। मैक्सिमा नहीं बोलना, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा के बाद में सेकेंडरी ही आएगा, और उस सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी इससे कम होती जाएगी। जैसे यहां पहला सेकेंडरी मैक्सिमा बना, फिर अगला सेकेंडरी मैक्सिमा, अगला सेकेंडरी मैक्सिमा, अगला सेकेंडरी मैक्सिमा। तो जैसे आप सेंटर से दूर बढ़ते जाओगे, सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाने के बाद जो सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा उसकी इंटेंसिटी लगातार घटती जाएगी, और सबसे दूर वाला सेकेंडरी मैक्सिमा बिल्कुल फेड हो जाएगा, बिल्कुल गुम हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इतनी इंटेंसिटी कम होगी वो दिखाई नहीं पड़ेगा, आप जज नहीं कर पाओगे। अब यहां से हमें मालूम है कि लाइट का एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था, बट हुआ क्या, हुआ ये है कि लाइट ऐसे बेंड हो गई, ये लाइट ऐसे बेंड हुई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेंस नहीं बना रहा हूं, क्योंकि आप जान चुके हो कि लेंस वगैरह लगता है यहाँ पे, है ना, तो बार बार उतना गंदा लंबा चौड़ा डायग्राम नहीं बनाएंगे, सिंपल। राइट, स्क्रीन लगा दी, लाइट का पाथ ये था एक्चुअल में, बट लाइट ऐसे बेंड हो गई। कितने एंगल पे बेंड हुई, थीटा एंगल पे। लो जी, थीटा एंगल पे लाइट जो है हमने बेंड करा दी। ठीक, अब हमने क्या निकालना है, हमने पाथ डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस निकालना है। तो बेटा यहां से एक काम करते हैं, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। लो जी, ये ए था, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट है बी, और ये हमने पॉइंट डी बना दिया। डी रहने दो, इसको हम पॉइंट पी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखो ध्यान से, इसमें वो कहता क्या है, अब इसमें वो कहते हैं कि स्लिट को दो बराबर पार्ट्स में आपने बांट दिया। यहां पे जो फर्स्ट हाफ है स्लिट का और जो सेकंड हाफ स्लिट का है, यहां होता ऐसे है बच्चे कि इसके ऊपर जितने भी, आपको मालूम होगा कि जो वेव फ्रंट होती है उसके ऊपर देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। इनको वेवलेट बोलते हैं। यहां से ये वेव्स ऐसे निकलती हैं, वेवलेट्स, है ना, ऐसे करके। तो ये वेवलेट्स आपस में इंटरफेयर करेंगी। क्या करेंगी, इंटरफेयर। और जहां पे वो इंटरफेयर करेंगी वहां पे या तो इंटेंसिटी मिनिमम आएगी या तो इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी, दो ही चीजें बनेंगी, तीसरा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। तो बेटा यहां पे एक पॉइंट ऐसे ले ले, एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट आप ये ले लो। ठीक, तीन पॉइंट ले लिए। ऐसे इधर भी एक पॉइंट ये ले लिया मैंने, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, सिमेट्रिकली। अभी कहता है कि यहां से जो वेव चलेगी, अगर हम इसको ध्यान से देखें, इस यहां से जो वेवलेट निकली है, मान लो ये वेव ऐसे निकली है, ऐसे करके, और यहां से भी ऐसे कोई वेवलेट निकलेगी ऐसे करके आगे की तरफ, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप पहले ये हाफ देखते हो और ये हाफ देखते हो, तो ऐसे होता है कि बच्चे ऊपर से मान लो क्रेस्ट निकल रही है और नीचे से हमारा ट्रफ निकल रहा है, और जब क्रेस्ट और ट्रफ आपस में मीट करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पे क्या बनेगा, whenever the crest from the upper half and the trough from the lower half will meet over here, then क्या बनेगा, मिनिमम बनेगा, then we will get the minimum on the screen। तो यहां पे ये थ्योरी यही बताती है
कि फॉर एवरी पॉइंट इन द अपर हाफ, लिखता हूं मैं यहां पे, फॉर एवरी, लिखो आप लोग, फॉर एवरी पॉइंट इन अपर हाफ ऑफ स्लिट there is a corresponding point in a lower half of slit such that they cancel the effect of each other, such that they cancel the effect of each other, ठीक है, such that वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देते हैं। और जब इफेक्ट बेटा कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि इधर से बस 5 मिनट और, for every point in the upper half there is a corresponding point in the lower half, यानी कि इस पॉइंट के लिए ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से कैंसिल होगा, ये वाला पॉइंट इससे कैंसिल होगा, ये वाला पॉइंट ऐसे कैंसिल होगा, यानी कि जो फर्स्ट हाफ है ना a/2, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी कि अगर यहां से एक वेव का क्रेस्ट आ रहा है तो दूसरी वेव का यहां से ट्रफ आ रहा होगा, मतलब एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ। तो जब भी इवन डिवीजन होती है, अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में बांट लेता हूं, 1 2 3 4, तो बेटा यहां और यहां के बीच का पाथ डिफरेंस, यहां और यहां के बीच का पाथ डिफरेंस, यहां और यहां के बीच का पाथ डिफरेंस तो सेम होगा भाई। जो डिफरेंस इनके बीच में होगा वही डिफरेंस इनके बीच में होगा, और वही डिफरेंस इनके बीच में होगा। ये डिफरेंस कितना होने वाला है, λ/2 λ/2 λ/2। भाई ये जो हाफ वेव है, क्या इसकी वेवलेंथ λ/2 है? हाफ वेव भाई ये हमारा क्या होता है, एक वेव होता है। तो ये हाफ वेव कितनी है, λ/2, और पूरी वेव कितनी है, लैम्डा कंप्लीट। तो आप देखिए मैंने क्या बोला कि अपर हाफ में λ/2, लोअर हाफ में भी λ/2, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का पूरा जो पाथ डिफरेंस बनेगा, क्या वो तुम्हारा कंप्लीट लैम्डा बन जाएगा। जो पूरी वेव है, अगर मैं यहां से यहां का देखूं तो बेटा पहली बात तो ये देखो, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि अगर हम ज्योमेट्री लगाएं, मैथ लगाएं, तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा, ठीक है, ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा, क्योंकि ये जो है अगर ये 90 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल थीटा ही बनेगा, है ये एंगल थीटा बनेगा, करके देख सकते हैं आप, ये एंगल थीटा बनेगा। तो यहाँ जो पाथ डिफरेंस बनने वाला है, पाथ डिफरेंस इन ट्रायंगल ABP, जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको ABP, इसमें जो पाथ डिफरेंस है वो क्या बनेगा, पाथ डिफरेंस ये बनेगा। ये जब हम यहां से यहां तक का देख रहे हैं तो पाथ डिफरेंस हमारा क्या है, ये वाला पॉइंट बनेगा, ये वाला, इसको मैं इरेज कर देता हूं इस तरह से, ये पॉइंट मैंने M मान लिया। ऊपर यहां से यहां तक का जो पाथ डिफरेंस है वो इतना है, जब यहां से यहां आ रहे हैं तो पाथ डिफरेंस यही आ रहा है वेव के बीच में, यही होगा पाथ डिफरेंस। और जब यहां से यहां पहुंच रहे तो पाथ डिफरेंस इतना आ रहा है। यानी कि अगर मैं यहां से देखूं, इस पॉइंट को देखूं और इस पॉइंट को देखूं, तो बेटा यहां से यहां के बीच का जो पाथ का डिफरेंस है वो कितना होगा, द पाथ डिफरेंस वुड बी इक्वल टू, इन ट्रायंगल ABM ले लेते, चलो छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं ABM, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। यहां देखिए ये ट्रायंगल ऐसे है कुछ इस तरह से, ये थीटा है, ये A है, ये C है, और ये हमारा M है। तो ये एंगल थीटा, तो ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं बेटा, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। भाई ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज होगा ना, तो यहां से हमारा जो है क्या बनने वाला है, पाथ डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे अगर साइन थीटा लिख लूं, साइन थीटा क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, CM डिवाइड बाय AC। तो CM की वैल्यू क्या होगी, अब मैंने बताया था कि यहाँ पे एक हाफ है और इधर एक हाफ है, λ/2 प्लस λ/2 पूरी वेव है इसके बीच में,
कंप्लीट वेव इज देयर, राइट। तो मेरा ये बनने वाला है, सीएम की वैल्यू मेरी बनने वाली है लैम्डा बाय 2 डिवाइड बाय एसी। एसी कितना मेरा, एसी इज इक्वल टू ए बाय 2, यस और नो भाई। एसी कितना मेरा, ये ए बाय 2 है और ये सीएम मेरा कितना है, लैम्डा बाय 2 है। तो आप देखिए यहां से इसको मल्टीप्लाई करो, ए बाय 2 इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, ये कंडीशन आ गई। तो 2 से 2 उड़ गया, तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और ए साइन थीटा हमारा क्या है बच्चे, यहाँ पे पाथ डिफरेंस है। ए साइन थीटा हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस, ये राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो ए साइन थीटा हमारा पाथ डिफरेंस है, तो हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला बन गया। तो इन जनरल हम यहाँ पे कंडीशन निकाल सकते हैं, ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ लैम्डा, जहां पे एन की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 एंड एन की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन है। अगर एन की वैल्यू 1 आती है तो हमें मिलेगा फर्स्ट मिनिमा, ठीक है, ऑन द सेंटर, ऑन द अदर साइड ऑफ द सेंटर मैक्सिमा। और अगर हमारे पास में एन की वैल्यू 2 आती है तो हमें सेकंड मिनिमा मिलेगा, 3 आती है तो थर्ड मिनिमा मिलेगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमें पैटर्न जो है स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। इसके आगे हम कल करते हैं। डन फॉर टुडे।